ये दोपहर का समय है, थोड़ा सा लोगों को जोड़ने में समय लग रहा है, बस 1-2 मिनट और लेंगे बस, उसके बाद सेशन को मैं कहूंगा शुभम पांडे जी से एंड सुचि पांडे मैम से कि वो सेशन 1 मिनट के बाद स्टार्ट कर देंगे। 1 मिनट में 1-2 लोगों को कॉल कर लूँ, बाकी आप लोग लिंक शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को। सेशन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हूँ। एंड आप प्रारंभ करिए, तब तक मैं लोग को जोड़ रहा हूँ। जोशी जी। जी जी। हाँ, आप चाहें तो मेरा पहले रख सकते हैं। हाँ, आपका पहले ही रखा है। हाँ, आपने ठीक। मैसेज किया था, पहले आपका ही खड़ा है। सुचि पांडे मैम स्टार्ट कर दीजिए, एंड शुभम पांडे। Okay, so good afternoon to all the honored guests, learned speakers, and dear participants. A very warm welcome to all of you. As we all know that today we have all joined this online one-day international conference organized by Morarji Desai, National Institute of Yoga and Navyog Saryodaya Seva Samiti, focusing on the theme One Earth, One Health. And I would also like to extend my heartfelt thanks to the organizations who have supported this program, that is Prayag Arogyam Kendra, SKM Yoga, and Aryavrat Siddhant Nyas. So now, extending to the program, I would like to request our honored guest. I think Mr. Dubey has not joined. तो मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर अनिकेत जैन जी से कि वे अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। पहले कुछ मंगलाचरणम था इसमें। हम- चलिए शुभम चलिए। पांडे सर, शुभम पांडे सर, आप शुभम पांडे जी हैं आप इस क्लास में? मुझे लगता है सुन नहीं पा रहे हैं क्या। सूची में प्रार्थना मंत्र से स्टार्ट कर दीजिए, प्रार्थना मंत्र से उसके बाद स्टार्ट हो जाए। हम लोग एक प्रार्थना मंत्र करेंगे, हमको उसके लगता है बाद शुभम हम पांडे जी नेटवर्क में नहीं है, आज थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, और 3 बजे से 5 बजे का जो समय है, थोड़ा सा लोग बाहर भी रहते हैं, जिसकी वजह से ठीक। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें। आइए हम एक ठीक है। प्रार्थना मंत्र के साथ अपना कॉन्फ्रेंस की स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लेंगे, आंखों को विनम्रता से बंद कर लेंगे, एक बार गहरी लंबी सांस लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। एक साथ एक स्वर में सभी कहेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो यो नः नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करेंगे और हाथों की इस ऊर्जा को अपनी आंखों से, अपने चेहरे से और अपने शरीर पर लगाएंगे।
माँ गायत्री के आशीर्वाद के साथ अपने कॉन्फ्रेंस की स्टार्ट करेंगे। मैं पुनः आवेदन करती हूँ डॉक्टर अनिकेत जैन जी से कि वे अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। और हमारी थीम है, मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, वन अर्थ वन हेल्थ। हमारे बीच प्रोफेसर अनिकांत जैन सर हैं, जो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आप सीनियर प्रोफेसर के रूप में हैं। आप दर्शन के मर्मज्ञ हैं, और उसमें भी जो जैन दर्शन है, देश विदेश में जो जैन दर्शन का एक अलग जो प्रभाव है योग पे भी, भारतीय संस्कृति पे भी, उसके आप जाने माने विद्वान हैं। और आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इस संस्थान के लिए आपका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, प्रोफेसर अनिकांत जैन सर। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। आदरणीय, आज की इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस सत्र के अध्यक्ष महोदय, हमारे संचालक जी और डॉक्टर नवदीप जोशी जी, शुचि पांडे, शुभम पांडे जी, हमारा जो आज का विषय है संगोष्ठी का बड़ा महत्वपूर्ण है, एक विश्व और एक स्वास्थ्य। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये उद्घोष किया है वो कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हमको स्वास्थ्य पर ही ध्यान देना चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्यों है। शरीर को धर्म का साधन कहा गया है। अगर हमको धर्म की साधना भी करना है तो शरीर के माध्यम से हो सकती है। वो दो उसके माध्यम है, एक उसकी माध्यम है हमारी शुद्ध चेतना, शुद्ध आत्मा, और दूसरा शरीर। आप स्वास्थ्य शब्द पर गंभीरता से विचार करिए। जो स्वास्थ्य शब्द है उसका क्या अर्थ है। स्वस्थ, स्व में जो स्थित रहता है उसको स्वास्थ्य कहते हैं। यहाँ स्व शब्द का अर्थ आत्मा है, जो अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव में स्थित है, वास्तव में वो स्वस्थ है। और जो अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव से बाहर है, यानी अपने अनुकूल स्वभाव में नहीं रहता है, वो अस्वस्थ है। तो जब हम अपनी चेतना को नहीं देख रहे होते हैं, या चेतना में नहीं रहते हैं, या शुद्ध चेतना की अनुभूति नहीं कर रहे होते हैं, तब हम अस्वस्थ रहते हैं। और दूसरा, स्वास्थ्य का संबंध हमारे शरीर से है। जैसा आत्मा और शरीर का संबंध अनादि से चला आया है, कोई भी आत्मा बिना शरीर के इस संसार में नहीं रहती। और इस शरीर से मुक्त होने के लिए, यानी इस देह को बहुत अच्छे आध्यात्मिक तरीके से विसर्जन करने के लिए और आत्मा की विशुद्धि के लिए, हजारों लाखों सालों से हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने योग साधना का प्रतिपादन किया, ध्यान साधना का प्रतिपादन किया। जैन परंपरा में आदि तीर्थंकर ऋषभ देव ये प्रथम योगी के रूप में माने जाते हैं। जो प्राग ऐतिहासिक काल है इनका है, मनु के भी पहले ये हुए हैं। और तीर्थंकर ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, जिसमें उन्होंने हर पुत्रों को क्रमशः कुछ विद्याएं सिखलाई थी। उनकी 2 पुत्रियां थीं, ब्राह्मी और सुंदरी। तो ब्राह्मी जो बेटी थी उनकी, उसको तो उन्होंने लिपि विद्या का ज्ञान कराया था, और जो सुंदरी नाम की बेटी थी उसको गणित विद्या का ज्ञान कराया। सबसे पहले उन्होंने इसका प्रवर्तन किया।
और उनके 100 पुत्र थे, तो उन 100 पुत्रों को उन्होंने 100 विद्याएं सिखलाई थी। किसी को उन्होंने 80 विद्या सिखलाई, किसी को उन्होंने मसी विद्या सिखलाई, इसी तरह वाणिज्य विद्या भी सिखलाई, किसी को संगीत विद्या सिखलाई। इसी तरह उन्होंने अपने कई पुत्रों को योग विद्या भी सिखलाई थी, क्योंकि वो एक महान योगी के रूप में हमारी भारतीय संस्कृति में जाने जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी नानाभियोग चरणम तीर्थाधिपति ऋषभ ऐसे कह के उनको नाना प्रकार के योग का आचरण करने वाले आदि जिनेश्वर तीर्थंकर ऋषभ देव के रूप में स्मरण किया जाता है। उसी परंपरा में आगे जा करके अन्यान्य आचार्य हुए हैं। आज मैं विशेष रूप से एक बात यह कहना चाहता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में और योग की परंपरा में जैनाचार्यों ने इतना बड़ा योगदान दिया है, लेकिन उसकी चर्चा अभी अज्ञानता के कारण, अल्पज्ञता के कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि जिन जिन भी आचार्यों ने हमारे योग विद्या के क्षेत्र में योगदान दिया है, आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान दिया है, उसका पुण्य स्मरण हमें जरूर करना चाहिए। अन्यान्य ग्रंथ हमारे विलुप्त हो गए जो पूरे विश्व की धरोहर थे। जैसे मैं कुछ जैनाचार्यों के नाम आपको बताता हूं जिन्होंने आयुर्वेद स्वास्थ्य शास्त्र पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। हमारे सामने कल्याण कारक नाम का ग्रंथ आता है जो जैन आयुर्वेद का संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। लगभग 9वीं शताब्दी में आचार्य उग्रादित्य आचार्य ने लिखा था, और इस ग्रंथ में अभी ये प्रकाशित होकर अनुवाद होकर आया तो लगभग 700-800 पृष्ठों का ग्रंथ है और हजारों श्लोक लिखे गए हैं। और शायद ही शरीर के अंदर कोई ऐसा रोग हो जिसका निवारण इस ग्रंथ में ना किया गया हो, और हर तरीके से इसकी विधि बतलाई गई। ऐसे ही आचार्य शुभचंद्र हुए 11वीं शताब्दी में, इन्होंने ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ लिखा है, और उस ज्ञानार्णव ग्रंथ में उन्होंने ध्यान योग का बड़े सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया। ये सभी चीजें हमें स्वास्थ्य शास्त्र से जोड़ती हैं। हम चाहे आत्मा में स्थित हों चाहे शरीर में स्थित हों, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता है तो मन और आत्मा इस दोनों की मुक्ति के लिए, दोनों की विशुद्धि के लिए वो हमें सहयोग करता है। जैसे मैं आपको कुछ और उदाहरण देना चाहता हूं। कल्याण कारक नामक ग्रंथ में उन्होंने कई आचार्यों के उल्लेख किए जो ग्रंथ आज अनुपलब्ध हैं हमारे सामने। आप सभी योग विद्या के प्रेमी हैं, आयुर्वेद के प्रेमी हैं, स्वास्थ्य शास्त्र के प्रेमी हैं, तो आपको उन ग्रंथों का पता होना चाहिए और उन ग्रंथों की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम इन ग्रंथों को खोज सकें और उस पर अनुसंधान करके जो भारतीय ज्ञान परंपरा का संवर्धन कर सकें स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जैसे उन्होंने लिखा कि एक आचार्य हुए 4th सेंचुरी में, आचार्य समंत भद्र, बहुत बड़े तार्किक आचार्य हुए। उन्होंने अष्टांग नामक ग्रंथ लिखा था। वो ग्रंथ इनके समय तक मौजूद था, यानी उग्रादित्याचार्य के समय तक वो ग्रंथ उपलब्ध था। वो ये बात लिखते हैं कि अष्टांगप्यखिल मत्र समंत भद्रई प्रोक्तम सविस्तर वचो विभई विशेषा। उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, मैं उसको संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर। तो जो उग्रादित्याचार्य का कल्याण कारक ग्रंथ है वो उस समंत भद्राचार्य के अष्टांग ग्रंथ का बहुत संक्षिप्त रूप है जिसको आज हम बहुत समझ रहे हैं। इसका मतलब अगर वो अष्टांग ग्रंथ समंत भद्राचार्य का हमारे पास उपलब्ध हो जाए या हमें कहीं से मिल जाए, आज हम इतनी पांडुलिपियों की खोज करें, या कहीं ऐसा हो सकता है कि ये हमारा ग्रंथ विदेश में कहीं चला गया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ग्रंथ, हमारे आजादी के पहले भी हमारे यहाँ के ग्रंथों को विदेशों में ले गए। तो उस ग्रंथ की यदि पूरे विश्व में खोज हो, यानी एक विश्व और एक स्वास्थ्य का एक ये भी मिशन होना चाहिए कि स्वास्थ्य शास्त्र से संबंधित जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं पूरे विश्व में यदि कहीं उपलब्ध हैं तो पूरा विश्व इस बात के लिए एकजुट हो जाए कि हम उस ग्रंथ को उपलब्ध कराएंगे
और उस ग्रंथ का अनुवाद और प्रकाशन करेंगे ताकि पूरे विश्व को वो निधि प्राप्त हो। क्योंकि कोई भी आचार्य किसी धर्म के लिए, किसी संप्रदाय के लिए, किसी राष्ट्र या समाज या प्रदेश के लिए ग्रंथ नहीं लिखते थे। वो समूची मानव जाति के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए ग्रंथों का प्रणयन करते। तो जीव मात्र का कल्याण यानी पूरे विश्व का, किसी भी धर्म का, किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति होगा तो उसके लिए वो ग्रंथ महत्वपूर्ण होगा। ये पूरे विश्व की संपत्ति है, इसलिए हमें उसकी खोज करनी बहुत आवश्यक है। तो हमारे जो संस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं, उनका एक ये भी मिशन होना चाहिए कि ऐसे ग्रंथों की खोज कर। देखिए 6th सेंचुरी में एक आचार्य पूज्यपाद आचार्य हुए हैं, ये हमारे उग्रादित्याचार्य जी ने इसका उल्लेख किया है। अब वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन ग्रंथों को खोजें। वो लिखते हैं कि उन्होंने, पूज्यपाद आचार्य 6th सेंचुरी में, इन्होंने एक शालाक्य नामक ग्रंथ लिखा था जिसका दूसरा नाम था शिराभेदन। और पात्र स्वामी 9th सेंचुरी में हुए, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा शल्य तंत्र नामक ग्रंथ की रचना की। माने शल्य चिकित्सा का ये ग्रंथ था। एक सिद्ध सेनाचार्य हुए हैं, उन्होंने विष और उग्र ग्रहों के शमन विधि का निरूपण किया था। माने विष किसी को हो जाए तो, अगर विष का सेवन किसी ने कर लिया है तो उसका कैसे निवारण करके उसके स्वास्थ्य का, उसके जीवन की रक्षा की जाए, उन्होंने इसकी एक अलग विधि बताकर एक शास्त्र लिखा था। इसी तरह दशरथ गुरु मेघनाद आचार्य, इन्होंने बाल रोगों के संबंध में चिकित्सा संबंधी ग्रंथ लिखा। बच्चों के जो रोग हो जाते हैं, आज हमारा बाल रोग विशेषज्ञ कितने प्रसिद्ध होते हैं और बाल रोग विभाग कितना अधिक भीड़ वाला होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं रोगों से, और माँ बाप परेशान होते हैं क्योंकि बच्चे जो नए जन्मते हैं उनको प्राय बीमार बने रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। अलग से बाल रोग चिकित्सा का ग्रंथ इतने प्राचीन काल में लिखा। और अभी आप देखो तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको इन ग्रंथों के नाम का भी पता नहीं, और हमको तो इसकी खोज करनी है, सामने लाना है। इसी तरह एक सिंहनाद आचार्य हुए, उन्होंने शरीर बलवर्धक प्रयोगों को लिखते हुए ग्रंथ लिखा कि हमारे शरीर कैसे हुष्ट पुष्ट रहे, कैसे बलशाली रहे। इसका एक बहुत विशाल ग्रंथ उन्होंने लिखा। जो जैन परंपरा के आचार्य हुए हैं, उन्होंने स्वास्थ्य को 2 प्रकार से परिभाषित किया है। एक वो कहते हैं एक पारमार्थिक स्वास्थ्य होता है और एक व्यवहारिक स्वास्थ्य होता है। तो पारमार्थिक स्वास्थ्य तो हमारे कर्मों की निर्जरा के लिए, तप आदि के माध्यम से, ताकि आत्मा में कर्मों का निवारण, ये कर्म चिकित्सा कहलाती है। यानी हमारे यहाँ एक जैन परंपरा में असाता वेदनी कर्म होता है। इस कर्म के उदय से शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। तो हमने ये कर्म निश्चित रूप से पूर्व भाव में कभी बांधा है। आज के चिकित्सकों को तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, यदि आप किसी गलत अभिप्राय से किसी की चिकित्सा करते हैं, यानी आप एक मरीज को मात्र ग्राहक समझते हैं और उसकी सेवा करने के स्थान पर उससे जो है अनैतिक रूप से धन का अर्जन करते हैं, तो असाता वेदनी कर्म का बंद हो जाता है। और यही जब उदय में आता है तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में, कभी ना कभी हमको उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमको असाध्य रोग हो जाते हैं। तो हमको एक तो अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से चिकित्सा करनी है कि हम ऐसे कर्म ना करें जिससे इस तरह के कर्मों का बंधन हो कि उल्टा हम ही को दुखी होना पड़े या हमारे शरीर में ही इस तरह के रोगों की उत्पत्ति हो जाए। और दूसरा है व्यवहारिक स्वास्थ्य, यानी देह में 7 प्रकार की धातियां होती हैं और उसमें अग्नि, वात, पित्त दोष होते हैं। उनका सबका संतुलन बना रहे, हमारे इंद्रियों की प्रसन्नता बनी रहे, मानसिक सुख बना रहे, मानसिक रोग से हम हमेशा मुक्त रहें। जैसा कि आप देखो, आज नहीं तो कल, अभी हमने पिछले 5-10 सालों में देखा है कि लोग मानसिक रोग से सबसे ज्यादा ग्रसित है। मन स्थिति ज्यादा खराब है, परिस्थिति उतनी खराब नहीं। और मन स्थिति खराब है, उसका एक ही मात्र उपचार है, ध्यान और योग। लोग कितने ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं, कितने मेनिया के शिकार हैं। इन सब, जब मन स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो व्यक्ति कुछ ही नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता।
और सारे समाज का संतुलन खराब हो जाएगा, राष्ट्र का संतुलन खराब हो जाएगा। लेकिन जितनी तेजी से रोग बढ़ रहा है उतनी तेजी से अवेयरनेस नहीं बढ़ रही है, लोगों में उसके प्रति जागरूकता नहीं बढ़ रही है। इसलिए हमारा योग और ध्यान का जो उपक्रम है पूरे विश्व में, ये इन मानसिक रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है हमारे, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मन में आनंद होना चाहिए और शरीर हमारा निरोग रहे, इसको हम व्यवहारिक स्वास्थ्य बोलते हैं। तो हमारा पारमार्थिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो व्यवहारिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अकेला हम व्यवहारिक स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और पारमार्थिक आत्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो हम कभी संतुलन नहीं स्थापित कर पाएंगे, और वो कभी पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो सकता यदि वो पारमार्थिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता है। तो इस तरह के अनेक प्रकार के आचार्यों ने बहुत सारी बातें कही। मैं कहाँ तक आपको बताऊं, एक दो बातें बता करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये कल्याण कारक ग्रंथ के श्लोक हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे उसमें आचार्य कहते हैं, आरोग्य शास्त्र अधिगम्य मुनिर विपश्चित स्वास्थ्यम च साधयति सिद्ध सुखैक हेतुम और अन्य स्वदोषकृत रोग निपीडितांगो बध्नाति कर्म निज दुष्परिणाम भेदात। वो कह रहे हैं कि जो विद्वान मुनि या वैद्य आरोग्य शास्त्र को अच्छी तरह जान लेते हैं तो वो उसी प्रकार आहार विहार और निहार करते हुए स्वास्थ्य रक्षा कर लेते हैं। माने एक योगी भी स्वास्थ्य विज्ञान को समझेगा तो वो अपने शरीर को स्वस्थ रखता है। यानी एक कभी हम ये ना सोचें कि योग और ध्यान अलग चीज है, स्वास्थ्य शास्त्र अलग चीज है, सब एक दूसरे के साथ पूरक है। आयुर्वेद और योग विज्ञान, ध्यान केंद्र, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। अगर हम किसी एक का उपेक्षा कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं तो हमारा स्वास्थ्य शास्त्र अधूरा रह जाता है। इस परिपूर्णता को लेते हुए कह रहे हैं कि वो स्वास्थ्य की रक्षा कर लेता है, और स्वास्थ्य रक्षा विधान को अगर वो नहीं जानता है तो अपने आरोग्य की रक्षा नहीं कर पाता है, अनेक दोषों से उत्पन्न हो जाता है और उसका शरीर पीड़ित हो जाता है, जिससे उसके दुष्परिणाम होते हैं और कर्म बंद भी कर लेता है। तो कर्म बंद से बचना हो तो भी हमको स्वास्थ्य शास्त्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए क्योंकि आरोग्य की आवश्यकता सबको है। वो कहते हैं, न धर्मस्य कर्ता न चार्थस्य हर्ता न कामस्य भोक्ता न मोक्षस्य पाता नरो बुद्धिमान धीर सत्वोपि रोगी यतस्तद विनाशाद भवे नैव मर्त्य। वो कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दृढ़ मनस्क होने पर भी यदि रोगी हो तो वो धर्म नहीं कर सकता, चाहे मन से कितना ही बलवान हो, लेकिन शरीर रोगी है तो वो धर्म का साधन कैसे कर पाएगा, तपस्या कैसे कर पाएगा, व्रत आदि का आचरण कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसकी शरीर में क्षमता ही नहीं है व्रतों को धारण करने। तो वो धन भी नहीं कमा सकता, न धर्म कर सकता है, न धन कमा सकता है, न मोक्ष का साधन कर सकता है। यानी जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें से किसी की भी साधना वो नहीं कर सकता है, तो उसका मनुष्य भव में जन्म लेना ही विपरीत हो जाता है। इसके साथ हमारे जो आचार्य हैं वो उन चिकित्सकों को भी सावधान करते हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारा अगर जीवन मूल्य परक नहीं है तो तुम्हारा चिकित्सक होना बेकार है। और चिकित्सक कैसा होना चाहिए इसका भी वो ध्यान रख के वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, चिकित्सकः सत्यपरः सुधीरः क्षमन्वितः हस्त लघुत्व युक्तः स्वयं कृति दृष्ट महाप्रयोगः समस्त शास्त्रार्थ विद प्रमाद। कह रहे हैं जो चिकित्सक है वो सत्यनिष्ठ होना चाहिए, धीर होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए और हस्त लाघव युक्त स्वयं औषधि तैयार करने वाला भी होना चाहिए। अभी आप देखो कितने ही डॉक्टर हैं, बाहर की दवाई देंगे, खुद दवाई बनाने की ताकत किसी के अंदर नहीं। बहुत कम होंगे जो स्वयं दवाई बना लेते। तो कहने खुद भी दवाई बनाने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए और वो बड़े बड़े रोगों पर किए हुए उसके प्रयोग होने चाहिए और आलस्य से रहित होना चाहिए और संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला। ये लक्षण देखो आप एक चिकित्सक का।
यानी वो अगर आयुर्वेद का ज्ञाता है तो उसको योग विज्ञान का भी ज्ञाता होना चाहिए, सर उसको बहुत बहुत ज्योतिष शास्त्र भी धन्यवाद। आना चाहिए, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए एक चिकित्सक को। सर आप आज हमारे चिकित्सक के क्षेत्र में यदि हम बहुविज्ञ नहीं सर हैं क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो हम एक रूप में ही उसका अगर चिकित्सा करते हैं तो हम संपूर्ण रूप से चिकित्सक नहीं बन सकते। इसी प्रकार सर एक बिल्कुल 1 मिनट में मैं अपनी बात संपन्न कर रहा हूं। जैसे कि एक पुष्प आयुर्वेद है, ये लोगों ने इसका इसका लोग नाम भी नहीं जानते हैं। लगभग 18,000 प्रकार के पुष्पों का नाम उसमें दिया हुआ है, फूलों का, जो कि पराग रहित होते हैं और उनसे औषधियां तैयार करके प्रयोग की गई। तो पुष्प आयुर्वेद के बारे में भी जैन आचार्यों ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं और वो आज के पूरे विश्व के लिए वो स्वास्थ्यप्रद और कल्याणकारक हो सकते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया और बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया जो भी था इसके लिए। और अब जो नेक्स्ट है वो है मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर दुर्गेश पंत। आप मूलतः उत्तराखंड राज्य से हैं। आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिर्देशक हैं। आप आजीवन शिक्षार्थी, खोजकर्ता तथा संस्था निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। समाज से जुड़कर महिलाओं, बच्चों, किसानों तथा शिक्षार्थियों को नई तकनीकों से जोड़ने का कार्य करते हैं। आपने योग के क्षेत्र में इन सभी लोगों को जोड़ने में काफी अहम भूमिका निभाई है। आपका स्वागत है। मैं हमारे मुख्य अतिथि जी के बोलने से पहले हमारे अभी अनिकांत सर बोल रहे थे, उनको युवा राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है और आपकी कई पुस्तकें हैं। और हमने अभी उन्होंने जो सारी बात बताई उसमें से मुख्य बात, उन्होंने कई पुस्तकों के नाम बताए। तो स्वास्थ्य अगर पाना है तो स्वाध्याय करना पड़ेगा, जैसा कि उनका अपने विचार में उन्होंने कहा है। और अब जो हमारे बीच में है प्रोफेसर दुर्गेश पंत सर, आप भी युवा वैज्ञानिक रहे बहुत लंबे समय तक। आपने अगर हम कहें तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, उसके बाद उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो हमारी इग्नू है, उसमें अलग अलग क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। और जितना आपने काम किया है उतना आप आध्यात्मिक भी हैं, उतने ही आप युवाओं के और लोगों के बहुत नजदीक हैं, जैसा कि अभी आपका परिचय हो रहा था। और बहुत ही व्यस्त हैं क्योंकि आप अभी डायरेक्टर जनरल हैं यू कॉस्ट के, जो पूरे उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पे जो क्या कहते हैं आजकल जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी बात आ रही है, तो उसमें हर तरह के जोड़ने का आप जो है काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ इंदु जैन जी भी जुड़ी हुई हैं। वो इंदु जैन जी आप अधिकतर देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी जब क्या कहते हैं सभाएं होती हैं उसमें आप संचालन का कार्य करती हैं। उन्होंने भी कुछ इसमें लिखा है, उनका भी धन्यवाद है। तो मैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत सर को बुलाना चाहता हूँ कि इस विषय पे आप भी अपनी बात रखें। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर नवदीप जोशी जी, आपने मुझे ये अवसर दिया कि इतने विद्वानों के साथ जुड़ने का। इससे बड़ा आप सोचिए कि भाग्य क्या हो सकता है। अभी मैं डॉक्टर अनिकांत जी को सुन रहा था और ऐसा लगता है कि कई जीवन लगातार अगर हम लगाएं तब भी इतनी कुछ हमारी ज्ञान परंपरा में है, इतना सब कुछ है। जैसे आपने अ, इतने आचार्यों के बारे में, इतने ग्रंथों के बारे में बताया, तो मुझे लगता है कई बार हम लोग कितना कम जानते हैं। वैसे तो जो दुनिया का इसका डायमीटर है करीब करीब 12-13 हजार किलोमीटर का है, और दुनिया में कई जगह विश्व के जाने का मुझे मौका भी मिला है, देखा भी है। लेकिन जो हमारे पास ये धरोहर है उसको कितना
कितना लाभ उससे दुनिया को हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस 21st सेंचुरी में इसके अलावा चाहे योग, आयुर्वेद, ज्ञान, विज्ञान, जो इसका पूरा, बिल्कुल ठीक कह रहे थे डॉक्टर जैन कि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है और कुछ अलग नहीं है। तो मैं इस विषय से, क्योंकि मैं मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और जिस समय हम लोग कोविड के समय में ही हम देख रहे थे कि किस तरह से हमको अंत में जो उसका उपचार हैं, जो उससे प्रश्रय है, वो हमको इन्हीं, चाहे योग, आयुर्वेद, इन्हीं से हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी और आप सदैव करते हैं, तो मैं बड़ा अभिभूत भी हूँ इस सबसे जुड़ने के लिए। इतने योगाचार्य हैं इसमें। तो मैं, क्योंकि हम लोगों की काउंसिल है साइंस टेक्नोलॉजी की, और क्योंकि देश की डीएसटी से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं, इस समय की मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो विषय है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सिर्फ इस अपने ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, उनके स्वास्थ्य की बात कर से काम नहीं चल सकता। क्योंकि चाहे उसके साथ जितनी स्पीसीज हैं वो भी पूरी की पूरी जुड़ी हुई हैं, और क्लाइमेटिकली जिस हम दुनिया में रह रहे हैं, हम जानते हैं कि हमने, जिसको हम माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा कहते रहे कि दिस, जो हमारी पृथ्वी हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं, हमने ऐसा कहा तो, लेकिन हमने इस प्लेनेट का जो हाल किया है वो हम ही जानते हैं। हमारे लिए उससे बड़ा तो, माँ से बड़ा स्थान क्या हो सकता है। तो दुनिया के लिए इस समय समय इस बात का भी है, क्योंकि जिस हम लोग अपने टेम्परेचर बढ़ने पर तो तमाम तरह का जितना उपचार है वो करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने प्लेनेटरी पोल्यूशन क्लाइमेटिकली कर डाली है, उसका क्या होगा। उससे सभी स्पीसीज जुड़ी हुई हैं। हम जानते हैं कि हर 10 मिनट में, अभी जो बात चल रही है, 10 मिनट में कितना हम अपना जंगल तकरीबन तकरीबन उसको, इस प्लेनेट से वो हट जाएगा। इस तरह से एक स्पीसीज गायब हो जाएगी, पानी के स्रोत हमारे और कम हो जाएंगे, जो हमारी सॉइल है, जो धरा है, उसमें उसकी जितनी जो क्षमता है, उसको हम और उसको डेजर्टिफाई करेंगे। ये बड़े गंभीर विषय हैं। इसलिए विषय हैं क्योंकि स्वास्थ्य, चाहे स्पीसीज का हो, चाहे हमारी पूरी हमारा पर्यावरण हो, वो सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए एक विश्व और एक स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य एक कोई एक किसी चीज से एक जुड़ा हुआ नहीं है, ये अपने आप में पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है। और योग इंटीग्रेशन की ही बात करता है। योग, आयुर्वेद इंटीग्रेशन की ही बात करते हैं। वो किसी एक इस तरह का नहीं है कि किसी एक ही चीज पे केंद्रित हों। वो बहुत होलिस्टिक है, इंटीग्रेटेड है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है हम किस तरह से काम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ हम लोगों ने इस बीच में कौंसिल से और हिमालय से, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं, और हिमालय अध्यात्म की गंगा यमुना की भूमि है, और जहाँ से योग, आयुर्वेद इसकी भूमि है। तो वो एक बात पूरी की पूरी दुनिया में इस बीच में गई है माननीय प्रधानमंत्री जी का। मुझे मतलब ये समझिए कि अपने आप में ये जो विशिष्ट समय आया है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बात गई है। और हिमालय से अगर कोई बात जा रही है, और बड़े पूरी दुनिया में ये बात पूरी की पूरी गई है, तो इसलिए ये बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विशेष रूप से इस समय में जिसमें आजकल हम ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन डूइंग्स कहने लग गए हैं, और मशीन्स को थिंकिंग मशीन्स कहने लग गए हैं। यानी जो हमारा रोल था ह्यूमंस का, हम मशीन को देने की कोशिश कर रहे हैं, थिंकिंग मशीन्स को। और जो ह्यूमंस थे वो टिपिकली मशीन की तरह से हो गए हैं। उनका जो काम है, दूसरी चीजें हैं, ये बड़ा पूरी की पूरी जो वेस्ट का, और पूरी जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने आधिपत्य आया है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आई है, उसने एक तरह से ये बड़ा गंभीर दिशा की हम लोग जा रहे हैं।
लेकिन उसका एक लाभ हम ये कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें अभी डॉक्टर जैन बात कर रहे थे कि हमारा, चाहे हमारे इतने वेद, जो पूरे के पूरे इतने ग्रंथ हैं, जो उसका सब्सटेंस है, जो उसकी नॉलेज है, उसको किस तरह से हम, जो उसका एसेंस है, उसको सामने ला सकें, ठीक तरह की बात कर सकें, स्वास्थ्य की बात कर सकें। अगर ये बात समझ में आ रही है, एक एक आम जन को बात समझ में आ सके, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। इंटरप्रिटेशन, डॉक्यूमेंटेशन तो था ही उन लोगों का, लेकिन उस डॉक्यूमेंटेशन का ठीक तरह से इंटरप्रिटेशन एक व्यक्ति की अगर समझ में आ सके, एक युवा की समझ में आ सके, एक बच्चे की समझ में आ सके, एक विद्यार्थी की समझ में आ सके, जिसके लिए बड़ी गंभीर प्रयास हो रहे हैं, मैं जानता हूं कि उस दिशा में लगातार कार्य हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। और इसमें एआई, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हमारे तमाम टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी काम कर सकते हैं। एक तो वाला तो एस्पेक्ट है ही, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू ह्यूमनाइज मशीन्स एंड वी आर ट्राइंग टू मैकेनाइज ह्यूमंस। ये तो हमारा इस सदी का सबसे बड़ा प्रश्न तो है ही गंभीर। लेकिन क्या हम उससे फायदा लेके, जो हमारी हजारों वर्षों से ये हमारे पास ट्रेजर है, खजाना है, हम उसका किस तरह से ठीक इस्तेमाल करें? क्योंकि ये काम, इस काम को किया जा सकता है, जो इंटरप्रिटेशन का काम है, इसको बहुत ही शानदार तरह से किया जा सकता है। मशीन लर्निंग आपको ये एडवांटेज देती है। हम बहुत से इस तरह के टूल्स में काम करते हैं, और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो अपने आप में अकल्पनीय हैं। वो कई बार इतने विद्वान इसमें जुड़े हुए हैं। क्या हम आगे इस तरह की कुछ बात कर सकते हैं कि जिससे हम इसका लाभ ले सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ सकें? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ हम एक काम और कर रहे हैं, संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूँ। एक माँ धरा नमन करके इस बीच में हमने बहुत से, हम जैसे देश का 5वां साइंस सेंटर, साइंस सिटी हम लोग बना रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम साइंस सेंटर्स स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये तो एक बात है, स्टम है, लैब्स में, वो बहुत से साइंटिफिक। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम उसके साथ में जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम, नॉलेज, ये तमाम सारी चीजें हैं, उसको जोड़ पाएं। हालत तो ये तक हो गई कि हमने अपने सारे संस्थानों को, आज भी मैं बड़े गंभीरता से देखता हूँ, आप में से कोई विद्वान शायद मुझे इसमें ठीक भी करेंगे, हमने अपने विश्वविद्यालय, हमने यूनिवर्सिटीज नाम रख दिया। देखिए, यूनिवर्सिटीज लैटिन शब्द है, यूनिवर्सिटास, आप उसको देखें, सर्च करें, उसको एसोसिएशन ऑफ लर्नर एंड लर्नड पीपल का, और उसका हमने ट्रांसलेशन कर दिया विश्वविद्यालय। मतलब ये चलिए, हमारे वहाँ ज्ञानपीठ थी, हमारे वहाँ ज्ञान केंद्र थे। तो हमने इस तरह से पूरा का पूरा, जिस तरह से कन्वर्जन हुआ, वो अपने आप में मुझे कई बार लगता है कि ये किस तरह से, अब करेक्टिव मेजर्स आ रहे हैं, बहुत सी चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या जो ये पूरी जिस तरह से ये हुआ, ये नजरिया हमारा बदला, और स्पेशली वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आफ्टर स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से देखा गया, तो हम उसको इस समय उसको ठीक करने का भी समय है। और हमारी अपनी जो विरासत है, हमारे अपने ज्ञान केंद्रों की जो बात थी, कोई भी हो, क्योंकि यहाँ कमाल की परंपराएं थी, अलग अलग स्ट्रीम्स थी, इतनी मल्टीप्लिसिटी दुनिया में कहीं नहीं है, इतनी थी, इतनी धाराएं, और वो ज्ञान की धाराएं थी। अगर वो ज्ञान की धाराएं थी, तो विज्ञान की भी धाराएं थी, अध्यात्म था, उसके बगैर कल्पना की जा सकती है। जो सेंसिटिविटी है, मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं, आप उसको नासा में देखिए या सान में देखिए, जहां हमने हिग्स बोसॉन का हमने पार्टिकल निकाला पूरी दुनिया में, 2012-13 का, आप जानते ही हैं कि हमने कहा कि एक पार्टिकल हमने खोजा, और जो बेसिकली यूनिवर्स जिस तरह से बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स गॉट ओरिजिनेटेड, उसके लिए बहुत ही मूलभूत कण था। लेकिन अगर वहां जाके भी आप देखें, वहां नटराज हैं, नासा में जाते हैं हम, नटराज हैं, क्योंकि ये वाली बात है, एट द एंड ऑफ ऑल एटम्स देयर इज दिस कॉस्मिक डांस ऑफ शिव। और कापरा कह रहे हैं, फिर जब कापरा की अगर आप देखें, द टाउ ऑफ फिजिक्स, कमाल होता है। मैं जब जब उसको देखता हूं तो सहसा लगता है कि कितनी बड़ी चीजें हैं, और जो चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि
अंत में अगर वी गो बैक इन टाइम 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 टाइम, सनातन में भी अगर हम पीछे पीछे जाते जाएं, जहां से हम निकले हुए हैं वो प्लेनेट, अगर साइंटिफिक टर्म में कहें हम इस पृथ्वी को, तो वही 4.3 बिलियन ईयर्स बैक, यूनिवर्स 13.6 बिलियन ईयर्स बैक, उससे अगर हम आ रहे हैं तो वो ज्ञान था, उसको पकड़ने की बात थी। इसलिए डॉक्टर जोशी का ये जो प्रयास है ये अद्भुत है, और इन चीजों को आगे ले जाया जा सकता है। और मान के चलिए कि साइंस टेक्नोलॉजी ये सब इसी से जुड़े हुए हैं, इसी के हिस्से हैं, क्योंकि वेस्टर्न साइंस तो हम 300-400 साल पुराना है मान के चलते हैं, लेकिन हमारे अपने जो साइंटिफिक पूरी की पूरी बातें होती हैं, आई मीन ऑल दोस थिंग्स गो बैक बाई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो हम किस तरह से आगे ले जाके चीजों को कर सकते हैं, सदैव हम लोगों की काउंसिल और एक बहुत बड़ी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी सब आपके साथ है। क्योंकि जहाँ योग है, जहाँ आयुर्वेद है, वहीं आनंद भी है, और वहीं पूरा का पूरा आगे को चलाने का भाव भी है। मैं आप लोगों को, क्योंकि ये प्रयास बहुत ही विशिष्ट है, इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। और क्षमा करिएगा कि मैं थोड़ी देर, क्योंकि आज मेरे लगातार कई चीजें, कई विषयों से जुड़ा रहा हूँ। लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग, इनको कुछ करके अगर कुछ करने का प्रयत्न होगा तो मैं भी एक विद्यार्थी के रूप में सदैव आपके साथ हूँ, इस प्रयत्न के साथ हूँ। इतने विभूतियों के साथ, इतने ज्ञानियों के साथ आपने जुड़ने का मौका दिया, इतने आपने बताया कि सभी लोग जितने जुड़े हुए हैं, मैं तो बड़ा प्रयाग आरोग्यम से, आर्यवर्त सिद्धांत संरक्षक व्यास से, और इसका मतलब पूरा का पूरा कितने संस्थान, ये सारे के सारे नॉलेज सेंटर्स है, कमाल के नॉलेज सेंटर्स हैं। तो उनसे जुड़ने का मौका दिया, हम आगे को क्या कर सकते हैं, तो लेट अस टेक इट फॉरवर्ड। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो भारतीय संस्कृति है और उसको विज्ञान को जोड़ा, और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से पुराने टाइम को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, उन सारी चीजों में जो विज्ञान में उपयोग करते हैं या जो बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं पुराने टाइम में भी था। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो अगले वक्ता के रूप में है वो है डॉक्टर विक्रम सिंह। एक मिनट। साथ में सर अभी जो बोल रहे थे कि मशीन हमें चला रही है या हम मशीन को चला रहे हैं, ये जो उन्होंने प्रश्न किया ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें विचार करना चाहिए और हम विचार करने वाले को अपने पास रख रहे हैं। तो ये जो उन्होंने, क्योंकि वो खुद अभी कहते थे कि एआई का आज जमाना आ गया, लोग डर रहे हैं एआई, एआई के बाद क्या होगा। तो ये जो शब्द सर ने कहे बड़े महत्वपूर्ण है कि विचार करने के लिए हम अपने आप को रखें। हम मशीन को चलाएं, ना कि मशीन हमें चलाए। तो विज्ञान और जो योग है या आध्यात्म, दोनों का तभी संभव हो सकता है। तो जैसा कि आपने कहा कि इस संबंध में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो हम सब मिलके इस बात को रखेंगे कि एआई भी अपनी आगे बढ़े और हमारी जो बुद्धि, जिसको हमने एआई को मैं कहता हूँ हमारी जो बुद्धि, उसको एनआई बोलता हूँ, नेचुरल इंटेलिजेंस, जो हमारी बुद्धि है, नेचुरल इंटेलिजेंस भी आगे बढ़े और एआई भी आगे बढ़े। तो हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन एआई अगर बढ़ जाएगी तो हम मशीन बन जाएंगे। जैसे कि हमें लग रहा है कि हम गर्मी में हैं और बिना एसी के नहीं रह सकते, तो इसका मतलब हम जो है तब वहां पे योग काम आता है, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे उत्तराखंड में जब से आपने ये पद संभाला है तो कई साइंस सेंटर आपने बनाए हैं, अल्मोड़ा जैसी जगह पे और उधर पौड़ी उधर के साइड में। और उसके साथ में आप जो इंटर डिसिप्लिनरी जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका आध्यात्म से बड़ा लगाव है और आपने शुरू में बहुत काम भी बहुत किया है, युवा क्षेत्र से लेके प्रोफेसर तक होने तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, खुशी आगे बढ़ी। जी, अगला जो वक्ता के रूप में है वो डॉक्टर विक्रम सिंह है, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स पद पर कार्यरत हैं। सर का रुचि पूर्ण रूप से जो है वो स्पोर्ट के फील्ड में है, लेकिन फिर भी उन्होंने योग को स्पोर्ट में लाने का कार्य किया है, और किस तरीके से जो योग है वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में
ही नहीं बल्कि और भी क्षेत्रों में किस तरीके से कार्य करता है उसको भी उन्होंने उजागर किया है। इन्होंने काफी सारे रिसर्च भी किए हैं, रिसर्च पेपर भी लिखे हैं और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने योग के बारे में रिसर्च करके उनकी व्याख्या की है। सर आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। और अभी आप आगे की जो अपनी व्याख्या है उसको रख सकते हैं। धन्यवाद खुशी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को। जी सर। प्रोफेसर पंत, प्रोफेसर अनेकांत को सादर नमन, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे योग के साथ जब इंटेलेक्चुअल जुड़ जाता है तो योग भी फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम को हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ सकता है। ये बहुत अच्छी दिशा में आपका प्रयास है नवदीप जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस सारगर्भित टॉपिक के ऊपर वन अर्थ वन हेल्थ के ऊपर आज का ये व्याख्यान रखा। मुझे इनवाइट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्रों को, लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए, वन अर्थ वन हेल्थ, ये एक लिंक को, एक योग को परिभाषित करता है, परिलक्षित करता है। कौन सा लिंक? ऐसा लिंक जो कि हमारे स्वास्थ्य, जानवरों के स्वास्थ्य, हमारे पेड़ पौधे एवं हमारे वातावरण के स्वास्थ्य को जोड़ता है। योग शास्त्र में भी कहा जाता है यूनियन। तो ये यूनियन केवल आत्मा और परमात्मा के बीच में है, लेकिन ये यूनियन व्यक्ति विशेष का, मानव जाति का, एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ और वातावरण के साथ भी जो इंटरकनेक्टेडनेस है, जो गहराई से हम ध्यान करते समय झरनों की आवाज सुनते हैं, पहाड़ों से आने वाली आवाज सुनते हैं, पक्षियों की आवाज सुनते हैं, प्रकृति के भीतर पार्कों में हम योग करते हैं, जब घास का स्पर्श हमारे शरीर के साथ होता है, तब वो माइक्रोकॉज्म और जो मैक्रोकॉज्म, दो शब्द हैं, माइक्रोकॉज्म और माइक्रोकॉज्म के बीच में संबंध स्थापित होता है। तो योग फिलॉसफी के अनुसार ये हमारा ही रिफ्लेक्शन है जो हमें दिखाई देता है, ये हमारा ही अक्स है जो पानी में हमें दिखाई देता है, ये हमारा ही अक्स है जो पंच महाभूत में पंचकोशीय सिद्धांत को भी परिलक्षित करता है। माइक्रोकॉज्म का मतलब है इंडिविजुअल बीइंग। जैसे मैं हूं या आप हैं, जब अपने भीतर आप एक पूरे यूनिवर्स को देखते हैं तो उसे हम माइक्रोकॉज्म कहते हैं। लेकिन जब हम पूरे ब्रह्मांड को स्वयं के साथ देखते हैं तो उसे मैक्रोकॉज्म कहा जाता है। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक इसी प्रकार से यदि हम अर्थ की सेवा करते हैं, व्हेन वी नर्चर द अर्थ, वी नर्चर आवर ओन बॉडीज एंड माइंड्स एंड इट इज वाइस वर्सा। योग शास्त्र में हमें बताया जाता है अहिंसा, सत्य, संतोष, ये सब तभी संभव है यदि माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म के बीच में एक बैलेंस रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमंस के भीतर का ब्रह्मांड एवं जो नेचुरल वर्ल्ड है, जैसे अभी नवदीप सर ने बताया कि AI प्लस NI, AI का तात्पर्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो ह्यूमन बीइंग से जुड़ी हुई है नेचुरल इंटेलिजेंस। AI भी तभी कामयाब हो पाएगी यदि आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस अच्छी है। AI को आप बोलेंगे मुझे योग के बारे में बताओ, तो वो पूरी कहानी लिख देगा कहीं से भी उठा करके। लेकिन यदि आप ये कहेंगे कि मुझे किस प्रकार से योग का सहारा लेकर वातावरण से जुड़ना है, तब आप प्रॉम्प्ट डालेंगे तो वो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर देगा। तो ध्यान रखिएगा, वो मशीन है, हम नेचुरल है। नेचुरल इंटेलिजेंस पावरफुल होगी तो मशीन भी पावरफुल होगी, इसका उल्टा नहीं हो सकता। तो सही स्वास्थ्य क्या है? वन अर्थ वन हेल्थ वन योगा। इसके अंदर एक और चीज जोड़ देते हैं, वन अर्थ वन हेल्थ वन योगा। ट्रू हेल्थ इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, लेकिन हार्मोनियस रिलेशनशिप भी सभी बींग्स और अर्थ के बीच में होना बहुत जरूरी है। योग सूत्र कहते हैं योगिश्चित्त वृत्ति निरोध। जैसे ही हमारा मन स्थिर एवं
शांत होता है, जैसे ही हमारा मन पवित्र हो जाता है, तो अपने आप वातावरण यानी जानवरों के प्रति, पौधों के प्रति हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारा कंपैशन बढ़ता है, और ऑटोमेटिकली हमारी वातावरण से यानी अर्थ से संबंधित हमारी नेचुरली एक जिम्मेवारी क्या है वो हमारी बढ़ जाती है। एक बड़ी कहावत, इंग्लिश में बड़ी अच्छी कहावत है, हीलिंग द अर्थ इज हीलिंग आवरसेल्व्स, एंड हीलिंग आवरसेल्व्स इज हीलिंग द अर्थ। जब भी हम पावरफुल श्लोक की बात करते हैं तो वेदों में आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ओम शांति शांति करते हैं ना जी। तो ये पीस पीस पीस, ओम शांति शांति किस लिए ले करते हैं हम? इसलिए करते हैं कि हमारे और वातावरण के बीच में एक समानता, एक बैलेंस स्थापित हो सके। और एक बड़ा अच्छा उर्दू का शेर भी है, मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करने से पहले बोलना चाहूंगा, जमीन की खैर चाहते हो तो इंसान को संभालो, जमीन की खैर चाहते हो तो इंसान को संभालो, इंसान के बिगड़ने से बिगड़ती है जमीन भी। So thank you very much once again. I would like to listen to other authors also. It would be wonderful. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। Thank you all. आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और आपने बताया कि किस तरीके से पृथ्वी और ये जो पूरा वातावरण है और जो मनुष्य है, उनके बीच का जो कनेक्शन है या उनके बीच का बैलेंसिंग होना वो कितना जरूरी है। और जहां तक देखा जाए कि हाँ, अभी भी सारी जैसे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, ये जो भी चीजें हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले जो वक्ता के रूप में इनवाइट करना चाहूंगी वो है डॉक्टर शिवम कुमार मिश्रा। आप SKM योग के संस्थापक हैं। आप भारत, वियतनाम, दुबई में योग शिक्षा देते हैं। PhD योग के साथ कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं। SKM योग के जरिए हजारों लोगों को योग शिक्षक और चिकित्सा के रूप में प्रशिक्षित कर चुके हैं। यानी आपने पूरी तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय और जो हमारा राष्ट्र है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया है। ना कि सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हमारे जो योग है उसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरह से किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिवम कुमार मिश्रा जी। बहुत बहुत आभार खुशी दुबे जी। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी को साक्षी मानते हुए उन्हीं को ये संभाषण समर्पित करते हुए मैं आप सभी विद्वत श्रेष्ठों के मध्य में अपनी बात रखने का प्रयत्न करूंगा। मैं समझता हूँ आज का जो विषय है वो कहीं न कहीं अयम निजम परम वेति गणानाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम के पूरे वाक़ये को अपने आप में समायोजित करता है एवं सम्मिलित भी करता है। आज जब विज्ञान की बात हो रही है और हम सभी योग दर्शन के छात्र हैं, जब हम विज्ञानवाद को और दर्शन को, इन दोनों को एक साथ एक तारतम्यता में मिलाते हैं, जैसा आदरणीय दुर्गेश सर ने कहा, आदरणीय अनिकांत सर ने भी कहा, उन दोनों बातों को जब मैं एकीभूत करके देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विचारक याद आते हैं जो अपने वननेस के सिद्धांत को, अपने एकत्व के सिद्धांत को अपने मौलिकता में लेके आते हैं। वो मौलिकता, वो प्रश्नशीलता जो आपको वननेस की तरफ आगे बढ़ाती है, जिसमें प्लॉटिनस का सिद्धांत मैं कभी भी नहीं भूल पाता हूँ। अपने अध्ययन के दौरान मैंने प्लॉटिनस के सिद्धांतों को, जो द वननेस का सिद्धांत रहा है, हमेशा से ही महत्वपूर्ण रूप में देखा है। आप ये समझिए कि जब आप किसी धरा की बात करते हैं, जब आप किसी ब्रह्मांड की बात करते हैं, जब आप किसी थियरीज की बात करते हैं, बिग बैंग इत्यादि थियरीज की बात करते हैं, इन सारी चीजों में जो वननेस है, जो वो एक है, जो एकत्व का स्वरूप है, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हम योग दिवस के संदर्भ में इन्हीं सारी विषय वस्तुओं को एकाकार करके समझने की कोशिश करते हैं। मैं बारूक स्पिनोजा की बात करता हूँ, जो ये कहता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र जो ब्रह्म है, उसी स्वरूप को स्पिनोजा अपने शब्दों में स्वीकार करता है और बताता है कि वास्तव में हमारा सिद्धांत कितना गौरवशाली रहा है। कोगिटो इर्गो सुमो, ये उसका सिद्धांत रहा। हमेशा से ये बातें अपने अपने परिष्कृत स्वरूप पे हम सभी के सम्मुख अग्रसित रही हैं।
हमें एक चीज और ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम बात करते हैं कि किस तरीके का स्वास्थ्य वर्त विज्ञान होना चाहिए, किस तरीके की एकात्मता होनी चाहिए, एकात्मता का सिद्धांत भारतीय मनीषा में हमेशा से उत्कृष्टता से लाया गया है। चाहे वो जब आप एंशियंट पॉलिटिकल थॉट्स की बात करें, एंशियंट फिलोसॉफिकल थॉट्स की बात करें तब भी, और जब आप आज मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स या मॉडर्न फिलोसॉफिकल थॉट्स की बात करते हैं तब भी, इन दोनों परिस्थितियों में आप कहीं ना कहीं एकांत के स्वरूप को, अनेकांत के स्वरूप को एकांत में प्राप्त कर लेते हैं। जैन दर्शन हमेशा से इस बात को स्वीकार करता रहा है। स्यादवाद ने इस बात ही की परिकल्पना की कि शायद है शायद नहीं है, शायद अस्ति शायद नास्ति, शायद अस्ति से नास्ति। और उसी परिकल्पनाओं को जो हमारे पश्चिम के विचारक रहे हैं उन लोगों ने भी वैसे ही स्वीकार किया। शोपेनहावर नाम के एक बड़े कुशल वेत्ता हुए शोपेनहावर ने हमेशा इस बात को माना है कि इच्छाओं की मुक्ति, मनुष्य जब अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक परम विद्वता आती है, और ये वो विद्वता है जो व्यक्ति के अंतरंग को समायोजित स्वरूप में आगे अग्रसित कर देती है। और इस अग्रशीलता में ही आपका योग समायोजित हो जाता है। इसी अग्रशीलता में, इसी जब बहुधा में आप अपने आप को प्राप्त करने की पुरजोर कोशिश करते हैं तो आप समझते हैं कि एक स्वरूप में आपने पृथ्वी को प्राप्त कर लिया, एक स्वरूप में आपने अपने आप को प्राप्त कर लिया। और फिर पतंजलि की तमाम परिभाषाएं मैं समझता हूँ कि एक ही स्वरूप में अपने आप में समायोजित होती चलती चली जाती हैं। हमेशा से ये बात आया, विहाय कामनाय सर्व सर्वपुमाश्चति ही निष्प्रिय, यानी जो समस्त वासनाओं को छोड़ दे, जो समस्त वासनाओं का त्याग कर दे और निष्प्रिय होकर विचरण करने लगे, ऐसा योगी मैं समझता हूँ कि वन्निस के सिद्धांत को अपने अंतरंग में पूरी तरीके से समायोजित करा पाने के योग्य बनता है। विषयों की गंभीरता का आलम ऐसा है कि समस्त विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। मैं जब दुबई में हूँ, जब मैं वियतनाम में हूँ, जब मैं अन्य यूरोपियन या अमेरिकन कंटिनेंट में हूँ, तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर पाता हूँ। आज की भारतीय मनीषा उस व्यवस्थाओं से बहुत धूमिल हो चुकी है जिसको शोपेनहावर ने अपने वैचारिक परिशीलता में प्राप्त करने की पुरजोर कोशिश की। आज आपका व्यक्तित्व उस वैचारिक परिमूलता को, उस वैचारिकता को कहीं ना कहीं अपने अंतरंग में समायोजित नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी शिक्षा पद्धति ने आपको, आपकी सोच ने, आपकी वैचारिकता ने कहीं ना कहीं, जैसा सर भी बता रहे थे, कि एआई के माध्यम से रिप्लेस हो चुका है। कहीं ना कहीं आप फोन के माध्यम से बांध चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने अंतरंग में झांकने की सीमा ही आपके पास नहीं बची है। जिस जमाने में एक समय, अभी सर से बात हो रही थी जब आदरणीय नवदीप सर ने कहा कि निकांत सर ऑफिस में है, तो सर ने कहा कि नहीं, मैं अपने आवास पे ही बैठा हूँ और पीछे लाइब्रेरी का माहौल दिख रहा था। वो कितना अलौकिक है एक छात्र के रूप में हमें ये देख पाना कि हमारे आसपास में इस तरीके की पुस्तकें हैं। आज के युवाओं के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज आप किसी भी इमैनुअल कांट को अपने अंतरंग में समायोजित नहीं कर सकते। मैं सोचता हूँ, मैं हूँ, इस व्यवस्था में आप नहीं जा पाते हैं। आपके पास तो व्यवस्था आपकी अपनी रही है, हु एम आई, मैं कौन हूं। इन दोनों परिष्कृत शब्दों को जब आप एकाकार करने की क्षमता को अपने अंदर लाने की व्यवस्था में समायोजित कर पाए, तब तो आपके अंतरंग में आए कि वननेस क्या है और एकत्व क्या है, एकात्म भाव क्या है। एकात्म का भाव इतना आसान नहीं है। अपने आप में अपने से विरुद्ध युद्ध कर पाना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन प्रक्रिया है। योग दिवस के संदर्भ में हम ही वो मात्र छात्र है। मैं समझता हूँ कि दर्शनों की तमाम शीलताएं हैं भारत में, जिसमें बौद्ध भी है, जैन भी है, चारवाक भी है, आपके सांख्य वाले भी हैं, आपके न्याय वाले भी हैं, मीमांसा वाले भी हैं। परंतु योग दार्शनिकों ने जिस व्यवस्था को एकाकार करने का प्रयत्न किया है उसमें आप सभी का प्रयास सराहनीय है। एक योग छात्र के रूप में आपकी जो दिग्दर्शिता है, आपका जो जो सामूल्य है, जिस व्यवस्था में डॉक्टर विक्रम सर भी कह रहे थे, आदरणीय गुरुजी हैं, तो आदरणीय विक्रम सर की भी बात कहीं ना कहीं वो माइक्रो और मैक्रो जो व्यवस्थाओं में समायोजित होता है, यानी सूक्ष्मता में वृहदता और वृहदता में जो सूक्ष्मता परिष्कृत होती है, यही तो आपका योग है ना। एक हूं मैं और उससे बहुत हो जाऊं, एक से मैं बहुत हो जाऊं, है। और या फिर सत्य की जो परिष्कृतता आती है कि एको सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, उन सारी बातों को जब आप एकाकार करने की कोशिश करते हैं तो आप प्राप्त करने लग जाएंगे कि वास्तव में योग का समूल आपके परिष्कार का सबसे मौलिक कारण है। और एक विचारक के रूप में, एक थिंकर के रूप में आप की विचारणा क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप अपनी विचारणाओं पे परिष्कृत स्वरूप में सामने आने लग जाएंगे तो समझता हूं मैं कि ये सारी कॉन्फ्रेंसेस जो मोरारजी देसाई संस्थान करा रहा है या देश के तमाम विद्वान आ रहे हैं बोल रहे हैं, उन सबकी व्यथा जो है वो एक साथ में परिष्कृत स्वरूप में आके और समाज के कल्याण की तरफ अग्रसित हो जाएगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। समय की बहुत गरिमा होती है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहने की आदत है, थोड़ी दार्शनिक विचारधारा के हम लोग हैं। आदरणीय नवदीप सर इस विषय से बाखूबी परिचित है और मैं आप सभी को प्रणाम प्रेषित करता हूँ। डॉक्टर अनिकांत सर के तो नाम में ही एक दर्शन छुपा पड़ा है, मैं आपको भी प्रणाम अर्पित करता हूँ सर। प्रोफेसर दुर्गेश पंत सर को भी प्रणाम अर्पित करते हुए हम शुभम पांडे जी एवं अन्य मेरे तमाम सहयोगियों को विनम्र प्रणाम निवेदित है। आदरणीय नवदीप जोशी सर, बहुत बहुत आभार सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया। और जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से जो हमारी योग की परंपरा है वो वास्तव में है क्या, अपने स्वरूप को पाना, और इसकी आपने बहुत अच्छे से व्याख्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली जो वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगी वो है डॉक्टर अलका गुप्ता जी। ये मूलतः भारत उत्तर प्रदेश से हैं। आप राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं। आप थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की निवासी हैं। आप अगाध हेल्थ केयर एंड वेलनेस की संस्थापक हैं। 15 से अधिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का आपने अध्ययन कर चुका है। डॉक्टर अलका जी विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं भी दे रही हैं। उनकी जो कंपनी है अगाध हेल्थ केयर आयुष मंत्रालय के सहयोगी संस्थान के रूप में संबंध है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अलका जी। नमस्ते। मैं ऑडिबल हूँ? मेरा ऑडियो वीडियो? जी मैम। ओके। जी। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जोशी जी को, पूरे नवयोग संस्थान के जितने भी एस्टीम्ड मेंबर्स हैं और इस वेबिनार के माध्यम से जितने हमारे विद्वज्जन जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं हार्दिक प्रणाम प्रेषित करती हूँ। और डॉक्टर जोशी मुझे हमेशा याद करते हैं समय समय पर, अच्छा लगता है। और जब भी समय मिलता है तो सबके बीच में अपने आप को साझा करना, ये एक मुझे गौरव भी लगता है कि विदेश की धरती में जब अपने विषयों पर बोलना और अन्य लोगों को सुनना, दोनों ही अत्यंत आनंददायक होते हैं। आज का जो विषय है वन अर्थ और वन हेल्थ, एक्चुअली ये पहले जब सबसे पहले इस बार का MD&IY का थीम ये सुना तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, और मुझे लगा कि इसके तो बहुत डायमेंशंस हो सकते हैं इस विषय में। मतलब कोई व्यक्ति किसी भी एंगल से इसको अलग अलग नजरिए से देख सकता है, क्योंकि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इसको पृथ्वी जो है और पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य को अगर हम एक इंटीग्रेशन करें तो ये एक विषय हो सकता है। पूरी पृथ्वी का जो आधारभूत कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सत्य हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कॉमन है, वो भी एक विषय हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं जैसे थाईलैंड में हूँ और भारत की मूलतः मैं बॉर्न ब्रॉट अप हूँ, तो मैं अगर दो देशों को मैं पिछले 2 दशकों से सामंजस्य स्थापित करके मैं देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि बहुत जो है साम्यता है बहुत चीजों में, वो चाहे संस्कृति के स्तर पर हो, शिक्षा के स्तर पर हो, चिकित्सा के स्तर पर हो। कहीं ना कहीं जो मूलभूत सिद्धांत हैं हमारे इस धरती पर रहने के लिए, भगवान ने हम मनुष्यों को 84 लाख योनियों, कहते हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है और हमें धरती पर भेजा। तो हम एक तरीके से हम कस्टोडियन, मतलब हम मास्टर बनने की कोशिश करते हैं, जबकि हम एक तरीके से ट्रस्टी हैं, हम इसके केयर टेकर हैं। और जितनी ज्यादा हम इस पूरी धरती की केयर करेंगे, रक्षा करेंगे, उतनी ही समझिए कि हम स्वयं की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि जब कहते हैं कि ये पंच तत्व से हम बने और पंच तत्व से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, तो जब इसका अलाइनमेंट गड़बड़ होगा, वो अलाइनमेंट कैसे गड़बड़ होगा? क्योंकि हम इसका जब हम दोहन करने लगते हैं किसी न किसी रूप में, और वो आज हम देख भी रहे हैं, पांचों तत्वों का जो एक विषाक्त जो स्वरूप आया है पूरे इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, सभी जगह में इस औद्योगिकीकरण, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग में, जब प्रकृति हमारे यहाँ कभी भोग की चीज नहीं रही है, ये हमेशा पूज्य रही है, भोग्या नहीं रही है। और जब से प्रकृति को हमने भोग की वस्तु बना दिया, तब से हम अब अपने स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं। तो स्वास्थ्य कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कुछ बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, और वो ऑल ओवर वर्ल्ड लागू होते हैं, क्योंकि हवा, पानी, जल, जंगल, जमीन सब जगह कॉमन है, सब जगह एक है। हाँ, कुछ भौगोलिक परिस्थितियां, कुछ तापमान,
और चीजें कुछ बदलाव, लेकिन वो उस देश के हिसाब से होती हैं और उस देश में जो बॉर्न ब्रॉट अप लोग होते हैं उन मूलभूत चीजों को अगर वो अपनाएं तो वो स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम एक अंतहीन दौड़ का हिस्सा बनकर और एक अपनी जीवन यात्रा जो कि हमें शतायु होने का हमेशा से अपने गुरुओं से, अपने शास्त्रों में वर्णित मिला है कि हम शतायु का आशीर्वाद होने का प्राविधान रहा है, तो उसका अर्थ ही है कि हम 100 वर्ष तक जी सकते हैं। लेकिन चलो मान लेते हैं कि इतनी एडवर्सिटीज में और इतने पोल्यूशन में और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हमारा अपना कंट्रोल नहीं है, तो हम एक थोड़ा सा औसत आयु कम कर लें। लेकिन हम अगर आसपास आज के परिवेश में देखें तो कितने लोग उस तक पहुंच पाते हैं, और ये बहुत ही यक्ष प्रश्न है कि क्यों, आखिर क्यों? कहीं ना कहीं हम ही उत्तरदायित्व है। और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी बदलाव के लिए, या अगर मेरा पर्सनल किसी भी चीज को बिगाड़ने में कंट्रीब्यूशन है, तो उस चीज को उठाकर खड़ा करने में भी मेरा पर्सनल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सपोज अब आज ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कारण है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर हम उसमें कितना कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे घरों में एसी चलते हैं, एक एक घर में एवरेज अब तो 2 से 3 एसी रात भर चलते हैं, दिन भर चलते हैं, ऑफिसेज में चलते हैं। ऐसे करके तमाम चीजें हैं जिनको हम एक व्यक्ति जिसमें हमारा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। समाज व्यक्तिगत स्तर पर हो, पारिवारिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो या वैश्विक स्तर पर हो। क्योंकि सरकारें देखिए अपने एक कहना चाहिए कि उनकी अपनी मर्यादाओं में, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें वो अपना काम करती हैं, नीतियां बनाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करती हैं। लेकिन जो हमारा सहयोग है, जो हमारा कार्य है, वो व्यवस्था पर प्रश्न उठाना नहीं है, व्यवस्था का हिस्सा बनना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो स्वस्थ जो ये हमारे तो शास्त्रों में ही पूरे विश्व को ही लेकर, वो चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा, हमने अपनी चीजों को कभी छुपाया नहीं। हमने हमेशा विस्तार, प्रचार प्रसार किया, वो चाहे बौद्ध धर्म हो, वो चाहे हमारा आयुर्वेद हो, योग हो। जबकि ऐसा और अन्य देशों में नहीं है, वहां पर आईपी होता है, हर एक चीज से कमर्शलाइजेशन है। लेकिन हमारे भारत की ये सोच कभी नहीं रही। भारत में आतिथ्य की परंपरा हमेशा रही, भारत में ज्ञान को देने की परंपरा रही। तो ये इसमें भी एक चीज ये आती है कि मेरा ऐसा मानना है कि जब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर हुआ और उसके बाद शनै शनै हमने इसको कई वर्षों में इसका स्वरूप देखा, तो थोड़ा ना थोड़ा मुझे ये कमी महसूस होती है कि जब विदेशों में मैं योग को देखती हूँ, थाईलैंड के अलावा और भी देशों में, तो जो इसका जो शास्त्र सम्मत स्वरूप है वो कहीं ना कहीं गायब पाया जाता है। तो योग का जो मूल स्वरूप है वो लोगों तक है ही नहीं। योग का इतना उपहासात्मक स्वरूप है विदेशों में, और उसके कहीं ना कहीं नीतियां जिम्मेदार हैं, और जो उसके सिखाने वाले कह लें या प्रशिक्षक कह लें, कुछ कह लें, तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी इन पद्धतियों की, योग हो, आयुर्वेद हो, और भी सारी चीजें हैं, उनको हम मूल स्वरूप में उसका जो है प्रस्तुतिकरण करें, लोगों को ज्ञान दें, ताकि उसका कोई विद्रूप रूप ना आने पाए। हमारे थाईलैंड में अभी बीच में बहुत तरीके के नामों से योग चला, उसमें बियर योगा, कैट योगा, ऐसे करके तमाम चीजें उसमें, हालांकि फिर रोक लगी, सब कुछ हुआ। तो जब हम उसको एक कहीं ना कहीं उसमें जरूरी है चीजों को, जब भारत से कोई चीज निकले तो उसमें इस चीज का जरूर पालन होना चाहिए कि विश्व में उसका जो है जो मूल स्वरूप स्थापित हो, ताकि वो उपहास का विषय ना बने और उसकी आत्मा आहत ना हो। और स्वास्थ्य के जितने हमारे यहाँ, तो सबसे अच्छी बात यह कि जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां सब प्रकृति पर आधारित हैं और इंटीग्रेटिव बाय डिफॉल्ट हैं। अभी हम इंटीग्रेटिव होलिस्टिक वर्ड अभी आया है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में, योग में हर चीज इंटीग्रेटिव है, हर चीज इंटीग्रेटिव है, स्वभावतः है इंटीग्रेटिव है, और वो वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है। तो आज उसी अप्रोच को लाने की जरूरत है, और पहले हम अपने ऊपर काम करें, क्योंकि जब हम स्वतः उस चीज को पालन करते हैं अपने जीवन में, तब हमको
कुछ वर्बल ज्यादा मौखिक होने की जरूरत नहीं है। आप स्वतः उस चीज को अपने ऑरा के द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं और लोग उस चीज को फॉलो करने के लिए स्वतः प्रेरित होते हैं। तो सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है कि हम ये व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है, स्वास्थ्य जो है, तो हम पहले व्यष्टि यानी हम अपने पर काम करें, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को जो है इतनी जो हमारे यहाँ कहना चाहिए कि $1 मिलियन की व्यवस्थाएं हैं, पद्धतियां हैं, उनका हम ज्ञान लें, उनको हम इम्प्लीमेंट करें। और एक बात और जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अष्टांग योग के जो प्रथम 2 सीढ़ियां हैं, जब तक हम उसमें चढ़ेंगे नहीं 2 सीढ़ियों को, तब तक हम छत में जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। तो यम नियम के जो 5 जो भी पॉइंट्स हैं, तो उसमें शुचिता का प्राविधान है, उसमें हर तरीके की शुचिता, मानसिक है, शारीरिक है। तो जब तक वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, उन चीजों का हमारे शरीर से निष्कासन नहीं होगा, हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, हमारा तो आज जो हम चारों ओर देख रहे हैं, अशांति देख रहे हैं, अस्थिरता देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं, लोगों में इतना शॉर्ट टर्म टेम्पर्ड जो एक अप्रोच है वो देख रहे हैं, वो उन सबको सिर्फ और सिर्फ हम योग के माध्यम से ही हम हल कर सकते हैं। लेकिन वो प्रक्रिया क्या होगी, वो बहुत वैज्ञानिक होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। और हम इस जो है युद्ध को जो कहते हैं ना कि एक युद्ध हमारे अंदर हमेशा चलता है, अच्छे बुरे का, सही गलत का चूज करने का। तो वो प्रश्न के उत्तर हमें स्वतः ही मिलते जाएंगे। और जब एक एक व्यक्ति में ऐसी जागृति आएगी तो हमारा समाज अपने आप ही सुंदर स्वस्थ बनेगा। और जो स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य, बीमारियों का अभाव ही स्वास्थ्य नहीं है। आजकल मानसिक जो है बीमारियां, मानसिक रोग जो हैं वो अधिक बढ़ रहे हैं, और उनका एक ही निदान है कि ध्यान और ऐसी बहुत सारी उनसे संबंधित ऐसी विधाएं हैं जिनको हम हमसे आज जो जुड़े हुए हैं, या और भी योग के जो हमारे मूर्धन्य विद्वान हैं, उनको समाज में प्रचारित प्रसारित करें, ताकि जितना हम नुकसान सह चुके हैं वो ठीक है, उसको तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन जो बचा खुचा है उसको तो कम से कम हम उसका संवर्धन कर सकें। अदरवाइज हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे कर जाएंगे, क्या मुंह होगा, क्या हमारा कार्मिक अकाउंट होगा, क्योंकि कल के दिन हमको ईश्वर को भी उनसे आमना सामना होगा कि वो पूछेंगे कि हमने आपको धरती पर भेजा, धरती का एक अंग थे आप, और क्या करके हम आए। तो ये जागृति लाना आवश्यक है। और ऐसे जो वेबिनार्स होते हैं तो डेफिनेटली एक समुद्र मंथन की तरह होते हैं, जहाँ विचार विमर्श होते हैं, और विचार विमर्श में अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। तो विष का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि विष नहीं होगा तो अमृत का महत्व समझ में नहीं आएगा कि ये जीवन देता है और विष हमें मृत्यु देता है। तो ऐसे वेबिनार्स और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ मुझे आज आमंत्रित करने के लिए, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अलका गुप्ता जी। आपने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है कि कहीं ना कहीं जो विदेशों में हमारे योग को लेकर जो सारी चीजें या अफवाहें या जो चीजें फैल रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे ही कार्यों का परिणाम है। क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि हमारे भारत में ही योग को एक तरीके से इसको मजबूत करने की जरूरत है, यहाँ की संस्कृति को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि यहाँ से जो चीजें बाहर जाए वो उस रूप में जाए जो इसका मूल है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने मूल को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और इसके लिए हम लोग कार्य भी करेंगे। बहुत अच्छा आपने इसकी व्याख्यान बताई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली जो वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगी वो है डॉक्टर राम किशोरी जी। ये आप CSJMU कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप डायबिटिक योगा सेवा और योग अमृतम सेवा संस्थान के संस्थापक हैं, और योग और दर्शन में PhD, UGC नेट और ICPR JRF जैसी योग्यताएं रखते हैं। आपने मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और मधुमेह रोगियों के लिए आपने विशेष रूप से जो योग की सेवाएं हैं वो आपने दी हैं, और किस तरीके से जो योग है वो मधुमेह रोगियों के लिए कार्य करते हैं, उसके लिए आपने बहुत अच्छे से उनकी मदद की है। बहुत बहुत आमंत्रित है आपका डॉक्टर राम किशोर जी।
नमस्ते मैम, नमस्ते सभी को, सादर प्रणाम। हमारी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए। आवाज मिल रही है हमारी प्रॉपर? जी सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमें आज की इस संगोष्ठी में आमंत्रित करने के लिए। आज जिस विषय पे हमें बोलने के लिए कहा गया है वो विषय है एक अर्थ एक स्वास्थ्य, महर्षि पतंजलि के परिप्रेक्ष्य में। इस विषय पे मैं कुछ मेरी जो समझ विकसित हुई है उसको मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। एक अर्थ एक स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो विषय है वो भी विषय इसी विषय से संबंधित है। आइए इस विचार को हम महर्षि पतंजलि के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। महर्षि पतंजलि, जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग दर्शन के प्रणेता, योग के जनक, और उन्होंने योग के आधारभूत सिद्धांत को प्रतिपादित किया पातंजल योग दर्शन। एक अर्थ एक स्वास्थ्य, महर्षि पतंजलि के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो पतंजलि ने अपनी समग्र अवधारणा को चित्त और वृत्ति, इन दो आधार पर ही केंद्रित किया। एक चित्त और एक वृत्ति। यहाँ चित्त का अर्थ, यद्यप दर्शन में जाएंगे तो वहां मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों के संयुक्त रूप को कहा गया है। लेकिन अगर हम इसे व्यवहारिक स्तर पर देखें और समसामयिक स्तर पर इसे समझने का प्रयास करें तो हम चित्त को मन समझकर अपनी इस व्यवहारिक समस्या को, और एक पृथ्वी के लिए एक तरह का स्वास्थ्य या स्वास्थ्य के जो भी नियम है उसमें पतंजलि का कैसे परिप्रेक्ष्य हो सकता है, तो ये समझने के लिए हमें मन को यहाँ समझ लेने से हमारा काम चल जाए। और वृत्ति का अर्थ विचार। जितने भी विचार हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, वो मन को आधार बना करके ही केंद्रित होती हैं, चलती हैं। और उन वृत्तियों का अगर हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है या ज्ञानेंद्रियों से कोई भी अनुभूति होती है जो वृत्ति के सामने आती है, उसका भी आधार मन ही है। यह मन कैसे समग्र पृथ्वी को स्वास्थ्य प्रदायक हो सकता है, तो पतंजलि ने समस्त विचारों को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया है। एक को उन्होंने कहा है क्लिष्ट और एक को कहा है अक्लिष्ट। जितने भी असंख्य विचार हैं वो सभी दो भागों में विभक्त हैं। यद्यप उनके प्रकार 5 हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, लेकिन उनके जो मुख्य स्वभाव है वो दो ही हैं, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। एक क्लिष्ट है और एक अक्लिष्ट। क्लिष्ट उन्हें कहते हैं जो आते हैं तो भोग काल के साथ साथ परिणाम भी भयावह देते हैं, और अक्लिष्ट उन्हें कहते हैं कि अनुसरण काल में वो सुखकारी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन परिणाम में उनका जो परिणाम होगा वो सदैव कल्याणकारी ही होगा, दुख से दूर ले जाने वाला होगा। और अभ्यास काल में वो कष्टकारी भी हो सकते हैं, कष्टकारी नहीं भी हो सकते। यद्यप उत्कृष्ट विचार मुख्य रूप से ज्ञान की उस अवस्था को कहा गया है जिसे दर्शन की भाषा में, योग शास्त्र में प्रकृत पुरुष भेद ज्ञान कहा गया है। और इसी ज्ञान के बाद व्यक्ति की भोग और अपवर्ग की यात्रा पूर्ण होगी। लेकिन चूंकि हम इसे एक अर्थ एक स्वास्थ्य के दृष्टि से बता रहे हैं, बिल्कुल व्यवहारिक स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, रोजमर्रा के जीवन में हम लोग जिस लेवल का जीवन जी रहे हैं वर्तमान समय में, उस लेवल में पतंजलि का यह सूत्र कैसे उपयोगी हो सकता है, तो हमें यहाँ लौकिक स्तर पर देखने के लिए यही देखना होगा कि वह विचार जो हमारे लिए कष्टकारी हैं, जिनका परिणाम कष्ट रूप में आता है, वो सभी क्लिष्ट हैं, और जिनका परिणाम वर्तमान में भोग काल में भले कष्टदायक हो लेकिन परिणाम अकष्टकारी होता है, वो सब अक्लिष्ट। तो पतंजलि कहते हैं इस व्यक्ति का समस्त जीवन, वो चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो
व्यवहारिक जीवन के दूसरे आयाम हो, आर्थिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, यश कीर्ति का जीवन है, यह सब कुछ उसके विचारों पर निर्भर करता है। जिस तरह के विचारों की श्रृंखला उसके मस्तिष्क में चलती है, उसके मन में चलती है, चित्त में चलती है, और कुछ दिन के अभ्यास के बाद वह वृत्ति, वह विचार श्रृंखला स्थायित्व लेने लगती है। वही वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है और वही उसका परिणाम। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे अध्यात्म अथवा भौतिक, आध्यात्मिक अथवा भौतिक, लौकिक अथवा पारलौकिक, प्रेय अथवा श्रेय, किसी भी क्षेत्र की सफलता हो या असफलता हो, उस सबका एक ही आधार है और वह है विचार। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यह विचार हम सीधे चिंतन करके भी प्राप्त कर लेते हैं अथवा कर्म करके भी प्राप्त करते हैं। अगर हम कोई कर्म करते हैं, मान लीजिए हमने किसी की सेवा की, पढ़ाई की, लिखाई की, या निगेटिव में अगर देखें तो लड़ाई किया, झगड़ा किया, आतंकवाद फैलाया, कोई भी वैसा कार्य किया, तो कार्य कैसा भी करें, हम अच्छा करें या बुरा करें, उस कार्य के करने से जब हम कार्य करते हैं तो मन हमारा उस कार्य से जुड़ता है और वो वृत्ति में कन्वर्ट होकर के चित्त में जाता है। तो इस तरह से भी विचार बनते हैं, अथवा पढ़ करके, लिख करके, बोल करके, इस तरह से भी विचार बनते हैं। तो ये जो भी विचार हैं, इस समस्त विचार पतंजलि ने इनके दो वर्गों में ही डिवाइड किया है, एक है क्लिष्ट और एक है अक्लिष्ट। क्लिष्ट विचार अगर हम उन्हें आधुनिक पैरामीटर पे, विज्ञान के पैरामीटर पे देखें, तो वो समस्त विचार जिनके आने मात्र से हमारे मन की चंचलता बढ़ जाए, मन अति चंचल हो जाए और चंचल हो जाए, तो समझ लीजिए वो विचार क्लिष्ट है, कष्टकारी है। और ऐसे विचार जिनके आने से रिलैक्सेशन हो, हृदय गति कम हो, श्वसन गति कम हो, मन शांत हो, तो ऐसे विचार क्या कहलाएंगे? वो सब विचार कहलाएंगे अक्लिष्ट। तो ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों विचार ही हमारे किसी भी तरह की सफलता के लिए मुख्य आधारशिला का काम करते हैं, और इसमें स्वास्थ्य के लिए भी यही नियम अप्लाई। अब ये जो विचार हैं, विचार तो हमारे जीवन में तमाम तरह के आते हैं। हमारे भी जीवन में विचार आता है कि हम करोड़पति बन जाएं, बहुत बड़े पद पे पहुंच जाएं, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लें, और उनके भी दिमाग में आता है जिन्होंने अचीव कर ली है। न जाने कितने क्रिकेटर प्रेमियों के दिमाग में विचार आता होगा, परिश्रम भी करते होंगे कि हम बड़े स्पोर्ट्समैन बन जाएं, और विराट कोहली के भी मस्तिष्क में आया होगा। लेकिन अगर विराट कोहली ही खेल के और क्रिकेट के जगत में शीर्ष पर पहुंचे और ढेर सारे प्लेयर्स नहीं पहुंचे, तो क्या कारण? हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन स्वस्थ हो, लेकिन बहुत सारे लोग चाह करके भी स्वास्थ्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो आखिर क्या है इसके पीछे? इसके पीछे पतंजलि बताते हैं कि भाई देखिए, ये तभी प्राप्त होगा जब जो चाहते हो उसकी वृत्ति चित्त में दृढ़ हो जाए। अगर दृढ़ नहीं है तो एक बार दो बार चाहने से नहीं प्राप्त होगी सफलता। अगर स्वास्थ्य चाहते हैं तो स्वास्थ्य की वृत्ति दृढ़ होनी चाहिए, और ये एक ही फार्मूला पूरी पृथ्वी पर एक साथ लगेगा। इससे कोई मतलब नहीं कोई अमेरिका में रहता है कि इंडिया में रहता है, भारतवर्ष में रहता है कि जो है किसी दूसरे क्षेत्र में रहता है, या भारतवर्ष के भी किसी एक कोने में रहता है कि दूसरे कोने में रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल एक ही है कि वो चित्त में अगर दृढ़ है तो सफलता प्राप्त होगी, और दृढ़ नहीं है तो सफलता नहीं। कैसे दृढ़ होगी? इसके लिए पतंजलि ने कॉन्सेप्ट दिया है, अभ्यास। और अभ्यास कैसे हो? अभ्यास हो सतुदीर्घ काल निरंतर सत्कारा असेव तो दृढ़। जो भी प्राप्त करना है, जिस भी क्षेत्र की सफलता प्राप्त करना है, उसका अभ्यास, उसकी वृत्ति चित्त में स्थिर करने के लिए जो आप अभ्यास करते हो किसी भी चीज का, एक्चुअल में अभ्यास वो नहीं होता जो आप बाहर करते हो। अगर आप ड्राइविंग करते हो तो आप कहते हो हम ड्राइविंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ड्राइविंग का अभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास नहीं है। ड्राइविंग का अभ्यास करते समय अभ्यास की चित्त में जो वृत्ति बन रही है और चित्त उस वृत्ति पर स्थिर हो रहा है, इसको अभ्यास कहते हैं। पतंजलि कहते हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। जो भी जिस भी विषय का अभ्यास कर रहे हो उसमें चित्त की जो स्थिरता है, वो स्थिरता का नाम अभ्यास। तो अभ्यास जैसे जैसे दृढ़ होता जाता है, तो कहाँ हाथ और पैर में थोड़े दृढ़ होता है, वो चित्त में दृढ़ होता है, और जैसे जैसे चित्त में दृढ़ हो जाता है वैसे वैसे हम उस काम में निपुण हो जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या है
निष्कर्ष यह है कि अगर हमें स्वास्थ्य चाहिए तो इस स्वास्थ्य के लिए पूरी पृथ्वी के लिए एक ही नियम है, वो नियम है स्वास्थ्य के जो नियम है उन नियम को इस तरह से अभ्यास में लाया जाए कि नियमित अभ्यास से, दीर्घ काल के अभ्यास से और उस अभ्यास के प्रति अटूट श्रद्धा, ये 3 कंपोनेंट पतंजलि ने बताए हैं, सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा असेवतो, श्रद्धा हो, लंबे समय तक हो, नियमित फ्रिक्वेंसी पर रेपिटेशन हो। अगर ये 3 सिद्धांत अपनाए जाते हैं तो उसकी चित्त में दृढ़ता होती, दृढ़ भूमि होती, और दृढ़ भूमि जिस रेशियो में होती है, जिस स्तर तक होती है, उसी स्तर तक उसका परिणाम आता है, सफलता आता है, जो महर्षि पतंजलि का नियम है चित्त, वृत्ति और इसकी स्टेबिलिटी का। और ये एक ही नियम है, ये पूरी दुनिया के लिए है, चाहे कोई किसी भी देश का रहने वाला हो, एक अर्थ, एक सिद्धांत, चाहे वो स्वास्थ्य प्राप्त करना हो, ये किसी भी क्षेत्र की सफलता प्राप्त करना हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लघु समय में मैं अपने महर्षि पतंजलि के दर्शन के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको रखने का प्रयत्न किया। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। प्रणाम सर। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। सर ने विशेष रूप से ये बताया कि जो महर्षि पतंजलि हैं, उनकी जो रचना है पातंजल योग सूत्र, उसमें किस तरीके से योग की व्याख्या की गई है और वास्तव में भी देखा जाए कि योग क्या है मुख्य रूप से, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या किया है। और उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि सबसे पहले हमें अगर योग को जानना है या योग की मूल तक जाना है तो अपने विचारों को संतुलित करना होगा और विचारों का एक सही राह, एक सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए स्थिरता होना और अभ्यास होना वो बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। अगली जो वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगी वो है श्री राम महेश मिश्र, भाग्योदय फाउंडेशन के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। आप नई दिल्ली और लखनऊ में संचालित होती है इनकी जो संस्था है, यानी कि भाग्योदय फाउंडेशन, ये नई दिल्ली और लखनऊ में संचालित होती है। समाज सेवा, योग शिक्षा, महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यों में सक्रिय रहते हैं। श्री मिश्र जी सामाजिक कार्यकर्ता और योग के प्रचारक भी हैं। बहुत बहुत आमंत्रित है सर आपका। मैम, राम महेश सर अभी कुछ कारण से नेटवर्क की वजह से नहीं जुड़ पाए हैं, तो अगले वक्ता को आप आमंत्रित कर दीजिए। ठीक है। गुरु जी को बुला लीजिए। अगली जो वक्ता के रूप में या ये कहें कि नवयोग सूर्योदय सेवा समिति के जो संस्थापक हैं डॉक्टर नवदीप जोशी सर, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। सर आप मुख्य रूप से नवयोग सूर्योदय सेवा संस्कृति के संस्थापक हैं और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में हैं। आपका बहुत बहुत आमंत्रण है सर। डॉक्टर नवदीप जोशी सर। सर क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मुझे लगता है कि सर भी नेटवर्क में नहीं या सुन नहीं पा रहे हैं, जो भी हो। नवदीप जोशी सर। मैम, हमें लगता है आगे तब तक जिसको बोलना है आप उनको बुलवाइए, कंटिन्यू करते हैं। जी। श्रीमती अगला सुषमा जो सिंह जी। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर बोलिए। क्या आप श्रीमती सुषमा सिंह जी? श्रीमती सुषमा सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
हेलो। चलिए ठीक है। सभी को नमस्कार। जैसा कि पिछले 1.5 घंटे से ये प्रोग्राम चल रहा है, वन अर्थ वन हेल्थ, जिसका थीम है, जिसका उद्देश्य है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, जो कि मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को परस्पर जोड़ना है एवं हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना, ताकि सभी जीव स्वस्थ रह सकें। सभी जो मुख्य वक्ता थे हमारे बीच, अनिकांत गुरुजी, डॉक्टर विक्रम गुरुजी, डॉक्टर शिवम मिश्र जी, डॉक्टर अलका गुप्ता जी, डॉक्टर रामकिशोर गुरुजी, इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने स्वस्थ पृथ्वी और स्वस्थ स्वास्थ्य, वन हेल्थ और वन अर्थ को हमारे सामने रखा। प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी ने बहुत सुंदर तरीके से विज्ञान को जोड़ते हुए और स्वास्थ्य की डेफिनेशन हमारे सामने रखी, जिसमें हम देखते हैं कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण ही हमारे भविष्य की कुंजी है। फिर देखते हैं स्वस्थ धरा एवं स्वस्थ जीवन, यह संदेश जागरूकता फैलाने और हमारे पर्यावरण की देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थ धरती ही स्वस्थ जीवन का आधार है, इसीलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए एवं स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और हरियाली से ही जीवन संतुलित और स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ में सभी अ, वक, अ, जितने भी स्पीकर आए, वक्ता आए, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। शुभम जी। आवाज आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा। ये माइक माइक आपने जो ब्लूटूथ लगा रखा है, इसको हटा दीजिए, इसके कारण शायद आवाज बिगड़ रही है। आपकी आवाज नहीं। कह रहा हूँ प्रशांत जी का अभी आवाज सही। हम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जी अभी आ रही है तो आपकी आवाज, बताइए। जी प्रशांत जी, क्या आवाज सुनाई दे रही है हमारी आपको? जी 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 शुभम, आवाज आ रही जी, तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं प्रशांत जी को। है। जी धन्यवाद शुभम जी। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने आज इस मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान एवं नव योग सूर्योदय सेवा समिति के द्वारा आयोजित योगोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। इस कार्यक्रम का जो मुख्य विषय रहा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, जिस पर सभी लोगों ने अपने अनुसार उन्होंने प्रकाश डाला और सहयोगी संस्थाओं के रूप में प्रयाग आरोग्यम केंद्र, आर्यावर्त सिद्धांत संरक्षक न्यास, एसकेएम योग के रूप में इन्होंने सहयोग किया। साथ ही साथ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर दुर्गेश पंत, महानिदेशक उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद देहरादून। विशिष्ट अतिथि में श्री नंद किशोर अग्रवाल जी, अध्यक्ष बालाजी नेचुरोपैथी उपचार केंद्र, श्री राम महेश मिश्र जी जो भी किसी कारण से अनुपस्थित रहे। कार्यक्रम अध्यक्ष श्री सुषमा सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश जी भी आमंत्रित थी, वो भी अनुपस्थित रहे किसी कारण से। हमारे जो कार्यक्रम के संरक्षक रहे डॉक्टर नजीब जी जोशी सर, जिनका हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है। आमंत्रित वक्ता के रूप में डॉक्टर विक्रम सिंह, खेल निदेशक जेएनयू नई दिल्ली, डॉक्टर रामकिशोर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर सीएसजेएम, इस समय बहुत ही अच्छा डायबिटीज सेवा योग के अंतर्गत ये कार्य कर रहे हैं। और छत्रपति साहू जी महाराज
कानपुर विश्वविद्यालय में बहुत ही क्रांतिकारी योग के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अनेकांत कुमार श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विभाग, डॉक्टर अलका गुप्ता संस्थापक निदेशक अगाध हेल्थ केयर एंड वेलनेस थाईलैंड, जिन्होंने बताया कि विश्व स्तर पर योग की क्या भूमिका हम लोगों को अपनानी चाहिए और विश्व में भारतीय संस्कृति और योग को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग को किस तरीके से प्रयास करना चाहिए, योग की जो व्यवस्था गड़बड़ हो रही है उसको सुधारने के लिए किस तरीके से प्रयास करना चाहिए। साथ में डॉक्टर शिवम मिश्रा सर, एसकेएम योग वियतनाम दुबई, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं विश्व स्तर पर और योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा, उन्होंने भी अपना समय दिया। सभी को, आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस व्यस्ततम समय में अपना समय देकर इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। साथ ही साथ मैं अपना भी एक बात बताना चाहता हूं कि और उसी के साथ शांति मंत्र करूंगा विश्व कल्याण के लिए कि हमारा जो विश्व कल्याण शांति मंत्र है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवे। इसमें यह बताया गया कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और यह निश्चित रूप से जो इसका विषय है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, जब तक इस धरा का हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु स्वस्थ नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। यदि आपके परिवार का कोई एक सदस्य भी बीमार होगा, अस्वस्थ होगा, तो निश्चित रूप से आपके मानसिक रूप से, आपकी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसमें आपकी व्यस्तता होगी, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो इसलिए हम सभी को इसका प्रयास करना चाहिए, प्रतिदिन प्रतिक्षण अपने दिनचर्या में योग को अपनाना चाहिए, उसके वास्तविक स्वरूप को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जहां कहीं भी योग की जो वास्तविक स्वरूप विचलित हो रही है, उसको हम लोगों को, संस्कृति को अपनाने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा और इस तरह के आगे भी आयोजन होते रहेंगे। आप लोगों ने समय निकाला, बहुत ही कम समय में आप लोगों को सूचना दी गई, तो आगे भी जो भी ऑनलाइन संगोष्ठी आयोजित की जाए उसमें आप सभी लोग जरूर से शामिल होइए। लिंक आप लोगों को शेयर किया जाएगा। इससे निश्चित रूप से हम कहीं से भी जुड़कर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़कर आपस में बातें कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और उससे एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचकर हम विश्व स्तर पर कार्य कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत, भारतीय योग संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। इसके लिए रितेश दुबे जी, शुभम पांडे जी, खुशी दुबे जी और जितने भी हमारे इस ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में जुड़े हुए हैं, सुचि पांडे जी जिन्होंने शुरुआत में इस प्रारंभ किया, और जो अभी आप कई अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठियां होती रही हैं उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही ढेर सारे बाल योग साधक जो गुरुकुल परंपरा से जुड़े हुए हैं वो मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो हम ऑनलाइन माध्यम से इस तरह के बहुत से कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं जो योग को बढ़ावा देता है, रोजगार को बढ़ावा देता है और योग के वास्तविक स्वरूप को, जो महत्वपूर्ण बात है, योग के वास्तविक स्वरूप को अगर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि विचारों का ही आदान प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है, विचारों से ही ये संसार चल रहा है, विचारों और भावनाओं से। तो इसका आदान प्रदान अगर हम लोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से यह पूरी धरा स्वस्थ होगी, पूरा पृथ्वी स्वस्थ होगा। और इसी के साथ हम सभी लोग हाथ जोड़ के शांति मंत्र करेंगे। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह के संगोष्ठी में जो ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी उसमें आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यह वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सुरक्षित है। जिस किसी को भी इसका लिंक चाहिए होगा, इस तरह की जो भी संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय रूप से आयोजित की जाती है वो सारा रिकॉर्डेड होता है, तो जिस किसी को भी सुनना होगा या चाहिए होगा तो वो बाद में लिंक शुभम जी से या फिर जो भी आयोजक है उनसे मांग सकते हैं, वो मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।